नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायनाड दौरे की। जैसा कि आपको मालूम है कि वायनाड में बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही हुई है, भारी नुकसान हुआ है, बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। मोदी ने सबसे पहले प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और फिर सड़क मार्ग से भी स्थिति का जायजा लिया और शिविरों का दौरा कर प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। वहीं हम बात करेंगे केरल सरकार के राहत कार्यों के साथ ही पुनर्वास प्रयासों की। हालांकि इस प्राकृतिक आपदा की आड़ में कुछ अवसरवादी लोग फायदा उठाने की प्रयास में भी कर रहे हैं। हम इस मसले पर भी बात करेंगे। वहीं चलते चलते हम बात करेंगे यूपी में मानसूनी कहर की। तो देखिए हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के वायनाड दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वायनाड दौरा काफी अहम है, काफी अहम माना जा रहा है। यह दौरा दरअसल वायनाड में भारी बारिश और भूस्खलन से बड़ी संख्या में प्रभावित हुए हैं लोग। मोदी ने सबसे पहले कन्नूर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की और फिर वायनाड के लिए वो वहां से रवाना हुए। वायनाड पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, फिर सड़क मार्ग से स्थिति का जायजा प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया और शिविरों का दौरा भी प्रधानमंत्री ने किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। इसके बाद उन्होंने एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की जिसमें राहत और बचाव कार्यों की जानकारी उनके द्वारा ली गई। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को केरल के वायनाड पहुंचे। उन्होंने हाल ही में आए भूस्खलन से तबाह हुए इलाकों का हवाई दौरा किया। इस भूस्खलन में 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कन्नूर से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से वायनाड पहुंचे। पीएम मोदी ने चुरलमाला, मुडक्कई और पंचीरीमट्टम के भूस्खलन से तबाह हुए इलाकों का हवाई सर्वेक्षण। उनके साथ केरल के उप राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और केंद्रीय पर्यटन और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी भी थे। पीएम मोदी का दौरा ऐसे वक्त हुआ है जब केरल सरकार केंद्र से भूस्खलन से तबाह हुए इलाकों के लोगों को राहत पहुंचाने और उनकी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए 2000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। 30 जुलाई को हुए भूस्खलन की वजह से कम 226 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने भूस्खलन पीड़ितों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री शरणार्थी कैंपों में पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी व्यथा सुनी। प्रधानमंत्री ने पीड़ितों को ढांढस बंधाया और उन्हें कहा कि सरकार उनके साथ है। वहीं वायनाड के जिला कलेक्टर DR मेघश्री के मुताबिक जिला प्रशासन ने प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित रूप से स्थानांतरण करने के लिए कदम उठाए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों में छुट्टी का ऐलान करने के साथ ही सरकारी अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक प्रभावित अंबाला वायल गांव और व्यथिरी तालुक के रिहायशी इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। बीते दिनों संसद में वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठी। इस मांग को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उठाया था, जिसमें बताया गया था कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत ऐसी कोई भी अवधारणा मौजूद नहीं है जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। दरअसल साल 2013 में जब कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन UPA की सरकार थी, तब विपक्ष ने एक प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। उस वक्त तत्कालीन गृह राज्य मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि सरकार के दिशा निर्देश के तहत प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई नियम नहीं है। विपक्ष की मांग पर उस वक्त तत्कालीन गृह राज्य मंत्री ने अपने जवाब में कहा था कि भारत सरकार गंभीर प्राकृतिक आपदा का फैसला मामले दर मामले के आधार पर करती है। इसमें अन्य बातों के साथ साथ आपदा की तीव्रता और परिणाम, राहत सहायता का स्तर, समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार की क्षमता को भी ध्यान में रखा जाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। केरल सरकार वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों को बसाने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। भूस्खलन के बाद वायनाड में अभी लगातार तलाशी अभियान जारी है। वहीं राज्य सरकार आपदा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए खास योजना पर काम कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। भूस्खलन के बाद केरल के वायनाड जिले में 10वें दिन भी तलाशी अभियान जारी है। इस बीच राज्य सरकार आपदा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए खास योजना पर काम कर रही है। पुनर्वास प्रक्रिया की निगरानी के लिए आला मंत्रियों और अधिकारियों की कमेटी फिलहाल वायनाड में तैनात है।
राज्य सरकार के मुताबिक पहले चरण में प्रभावित इलाकों में लोगों को खाली घरों और हॉस्टलों में बसाने की कोशिश की जा रही है। പുനരധിവാസം രണ്ട് നിലയിലുണ്ട്. ഒന്ന് ടെമ്പററി റീഹാബിലിറ്റേഷനും പെർമനന്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷനും. ആദ്യം ടെമ്പററി റീഹാബിലിറ്റേഷനിലേക്ക് വന്നാൽ വാടക വീടുകൾ അതൊരുക്കാൻ സർക്കാർ തന്നെ മുൻകൈ എടുക്കുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാരിന്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ട് മറ്റുള്ളവർ കൂടി അത് അനുകൂലിച്ച് അതിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് വരുന്നൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കാൻ സർക്കാർ ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ അത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റേതായിക്കോട്ടെ മറ്റുള്ളതായിക്കൊള്ളട്ടെ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. തീരുമാനമെടുത്ത് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളതാണ് പല ക്വാർട്ടേഴ്സും കൂടുതൽ ആളുകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് റിപ്പയർ ചെയ്തത്. ഇന്നലെ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അടഞ്ഞു കിടന്ന ക്വാർട്ടേഴ്സുകളാണ്. 3 ബെഡ്റൂമും 4 ബെഡ്റൂമും ഉള്ള ക്വാർട്ടേഴ്സാണ്. 10-15 പേർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റും. राज्य के पर्यटन मंत्री के मुताबिक दूसरे चरण में प्री फैब्रिकेटेड तकनीक से मकान बनाए जाएंगे। അപ്പൊ അതിന് പുറമേയും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്ന് നിർമ്മാണം നടത്താവുന്ന പ്രീഫാബ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതുകൂടി നമ്മളിപ്പോൾ ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ്. അതിൽ പലരുമായി സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെ ടെമ്പററി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുക. പെർമനന്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷനിൽ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കാഴ്ചപ്പാടിന് പൊതുവെ എല്ലാവരും പിന്തുണ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം എടുക്കും. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും എല്ലാ സംഘടനകളും എല്ലാ വ്യക്തികളും ഗ്രൂപ്പുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും അതോടൊപ്പം ഈ ക്യാമ്പിലുള്ളവർ ആശുപത്രിയിലുള്ളവർ അവരുടെ അഭിപ്രായം പരമപ്രധാനമാണ്. राज्य सरकार के अधिकारियों के मुताबिक पहले 2 चरण पूरा होने के बाद तीसरे चरण को शुरू किया जाएगा। वायनाड में 30 जुलाई को हुए भीषण भूस्खलन में अब तक 225 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 130 से ज्यादा लोग लापता हैं। अब बात करेंगे अगली स्पेशल रिपोर्ट की। वायनाड में भूस्खलन से बचे लोगों से मकान मालिक दोगुना किराया मांग रहे हैं। आपको बता दें, केरल के वायनाड में भूस्खलन से बचे कई लोगों ने आरोप लगाया है कि मकान मालिक घरों का जो किराया है वो दोगुना कर चुके हैं। दोगुना किराया मांगकर उनकी परेशानियों को और बढ़ा रहे हैं। भूस्खलन की आपदा में जिंदा बचे लोगों का कहना है कि जब वो मेपादी, भिथरी और कलपेटा जैसे इलाकों में मकान मालिकों से किराए के घर के लिए मिलते हैं तो वे उनसे सामान्य किराए से दुगना किराए की मांग करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। केरल के वायनाड में भूस्खलन से बचे कई लोगों ने आरोप लगाया है कि मकान मालिक घरों का दोगुना किराया मांगकर उनकी परेशानियों को और बढ़ा रहे हैं। भूस्खलन की आपदा में जिंदा बचे लोगों का कहना है कि जब वे मेपादी, विथरी और कलपेट्टा जैसे इलाकों में मकान मालिकों से किराए के घर के लिए मिलते हैं तो वे उनसे सामान्य किराए से दोगुना किराया मांग रहे हैं। ഉപ്പാന്റെ പേരിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വീടൊക്കെ പോയതാണ് ഈ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ മേപ്പാടി ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വീടുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ നമ്മൾ എല്ലാവരും വാഗ്ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ദുരിതബാധിതർക്കുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള വീടും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സംവിധാനം അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരോട് പോയി ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ഡബിളാണ് അവർ നമ്മളോട് അഡ്വാൻസ് കാര്യങ്ങൾ വാടകയൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അവരിങ്ങനെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വാഗ്ദാനം അവർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് അത്ര വലിയ പൈസ നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് കോഴിക്കോട് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൈസക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ഫ്ലാറ്റ് വരെ കിട്ടും. लोगों का ये भी कहना है कि समय की कमी के बीच राहत कैंप छोड़ने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। കുറെ ആൾക്കാരെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് ഫണ്ട് ഇപ്പോൾ 6000 രൂപയുടെ വാടക ചോദിച്ചാൽ 9000 രൂപ 10000 രൂപ പറയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ മേപ്പാടി കൽപ്പറ്റ ഇത്തിരി ആ ഭാഗത്തൊക്കെ കുറെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു നോക്കി. അപ്പൊ ഇവര് കഴിഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി ഉദ്ദേശിച്ച് നോക്കി 25 തീയതി മുട്ട് നമുക്ക് ടൈമിങ് കാര്യം കൊടുത്തേക്കണ്. അത് കഴിഞ്ഞ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഇവർ പുറത്താക്കും. അതിന് ഉറപ്പാണ്. നമുക്ക് ഈ 3 പ്രളയം കണ്ട ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ. പുത്തുമല മുണ്ടക്കൈ കൊറോണ സമയത്ത് മുണ്ടക്കൈ പൊട്ടി. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചൂറമലയും മുണ്ടക്കൈയും ഒക്കെ പോയി. ഈ ഗവൺമെന്റ് എന്താ വെച്ചാൽ കുറെ ഫണ്ടും കാര്യമൊക്കെ കേറിക്കണ്. ഒക്കെ സർക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചു മാറ്റിയാണ്. എന്റെ ഫാമിലി മാത്രമേ ഇവിടുന്ന് പോയി രക്ഷപ്പെട്ടുള്ളൂ. വാപ്പാന്റെ ഫാമിലിയുള്ള ഒരു 7 ആൾക്കാർ പോയിട്ട് അതിൽ 2 ആൾക്കാരെ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 5 ആൾക്കാർ ഇനിയും കിട്ടാനാണ്. അവരാരും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുമില്ല. ഇപ്പോഴും തെരച്ചിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണത്. ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിൽ ഇവിടെ മേപ്പാടി ക്യാമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വീടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം ഇവിടെ നിന്നാൽ അല്ലാത്തവരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറാൻ പറയും. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൽപ്പറ്റയ്ക്ക് മാറ്റി. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് വീടില്ല. ഞങ്ങളെ തറവാടെല്ലാം പോയി. മൊത്തത്തിൽ പോയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കഷ്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ വീട് നമ്മൾ വാടകയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायनाड में चल रहे राहत कार्यों को देखने और भूस्खलन से बचे लोगों से मिलने के लिए। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अगली रिपोर्ट की। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं अगली अहम खबर की। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश के बीच विधानसभा सत्र के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है।
आपको बता दें, दरअसल धामी सरकार ने उत्तराखंड के विधानसभा के मानसून सत्र को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित करने का फैसला लिया है। धामी सरकार 3 दिवसीय सत्र जो है वो गैरसैंण में करने जा रही है। 21 अगस्त से 23 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के शुरू होने से पहले ही राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान छिड़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार मानसून की भारी बारिश के बीच पहाड़ पर सत्र कराने जा रही है। सरकार ने सत्र की अधिसूचना को भी जारी कर दिया है। इसके तहत 21 अगस्त से 23 अगस्त तक सत्र चलेगा। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने सत्र को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि करीब 500 प्रश्न विधानसभा को प्राप्त हो चुके हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार का मानसून सत्र सिर्फ खाना पूर्ति है। देखिए, सत्र को लेके पूरी तरह से तैयारी है हमारी, लेकिन मैंने आज अपने अफसरों के साथ जो विधानसभा सचिवालय है उनके साथ एक बैठक की है, ताकि जो भी हमारे जो सत्र है वो सही तरीके से चले, किसी को किसी तरह की समस्या ना हो और जनता के जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, वो हमारे सदन में उठ सके और उनके जवाब मिल सकें। इस तरह से प्रयास रहेगा कि सभी को ठीक से सुविधा मिले और सत्र ठीक से चले। आपदा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरा पहाड़ प्रभावित है। जो अभी आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में जिस तरह से नुकसान हुआ, भारी जनहानि हुई है, सब कुछ तबाह हो गया है। विस्थापन की मांग बूढ़ा केदार में लगातार उठती रही है, कोई उसका समाधान सरकार नहीं कर पाई है। ये मुद्दे हैं। यहाँ तक कि विस्थापन करेंगे हर वर्ष, जब आपदा आती है विस्थापन की बात सरकार की जुबान पर आती है। जो धारचूला है, धारचूला में 3 साल से 4 साल से आपदा ने विकराल रूप धारण किया हुआ है और वहाँ पर एक स्टेडियम में, मिनी स्टेडियम में पिछले वर्षों में से वहाँ पर लोग, उनका सब कुछ खत्म हो गया है। जब घर खत्म, देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं इसमें। CLP आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि किन विषयों में बात होगी, पर मुझे लगता है अग्निवीर है, SSC भर्ती घोटाला है, आपदा है, महिला अपराधों पे जो हम पहले नंबर पर 9 हिमालय राज्यों में, वो विषय है। जिला विकास प्राधिकरण को लेकर कई किस्म की दिक्कतें नई सामने आ रही हैं, वो विषय हो सकता है। बाढ़ का जो मामला रहा, हमारे खटीमा, उधम सिंह नगर इत्यादि के क्षेत्र जो पूरा डूबे रहे, वहाँ कोई राहत नहीं मिली, उस विषय पर बातचीत होगी। केदारनाथ, टिहरी, धारचूला, मुनस्यारी, हमारा कपकोट, भराड़ी इत्यादि क्षेत्रों में जो आपदा आई है, चमोली ज़िले में जो आपदा आई है, इन सभी विषयों पर वहाँ चर्चा विचार विमर्श होगा। उसमें गन्ना किसान का जो मूल्य है उस पर भी बातचीत होगी। किसान आंदोलन को लेकर भी बात होगी। हमारे माल्टा और इत्यादि जो पहाड़ी उत्पाद है उनके समर्थन मूल्य की बात भी वहाँ उठ सकती है। तो अनेकों विषय है जिन पर मेरे को लगता है लॉ एंड ऑर्डर, इन सभी चीजों में वहाँ बातचीत होगी। आपको बता दें कि विपक्ष 1 सप्ताह से अधिक सत्र चलाने की मांग कर रहा है, ताकि सभी विधायकों के प्रश्न सदन में उठाए जा सके। वहीं विपक्ष ने मानसून सत्र में सत्ता पक्ष को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार की है। कांग्रेस का कहना है कि वे सदन में सत्र की अवधि को बढ़ाने, बेरोजगारी, राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था, राज्य में बढ़ती महंगाई, राज्य में आई आपदा समेत तमाम मुद्दों को सदन में उठाएगा। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दों की भारी कमी है। सड़कों का काम शुरू किया जाए। जैसे बरसात बंद होगी, सड़कों का काम शुरू हो रहा है, काम हो भी रहा है निश्चित रूप में, और कहीं पर बहुत ही सड़क टूट गई है तो उसके लिए वैकल्पिक मार्ग हम बनाएंगे निश्चित रूप में, बेली ब्रिजेस लगाएंगे और उसके लिए काम चालू है। और निश्चित रूप में आने वाले समय में हम चाहेंगे कि हमारी यात्रा फिर से शुरू हो जाए। है सदन, अगर जिस हिसाब से प्रश्न आए हैं, 500 के लगभग प्रश्न हैं, तो कम से कम 1 हफ्ते का सत्र होना चाहिए। एक दिन में कितने सवालों का जवाब दे पाओगे आप? मुश्किल से आप देखना, जो हमने सदन देखा है 1 घंटे का समय प्रश्नकाल के लिए होता है, 3 या 4 सवालों के जवाब आप दे पाते हो। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सदन ज़्यादा दिन चले ताकि राज्य के मुद्दों में बहस हो। इस समय राज्य में आपदा का मामला बहुत बड़ा है, 2 दिन को उसी के लिए बहस के लिए चाहिए, उस मुद्दे में बहस चाहिए। और अन्य मुद्दे, बेरोजगारी है, नौजवान जगह जगह हड़ताल हो रही है, कर्मचारी हड़ताल में है,
प्रदेश के आर्थिक हालात ठीक नहीं है, इन मुद्दों में भी चर्चा होनी चाहिए। तो हमारा तो निवेदन ये है सरकार से भी और विधानसभा अध्यक्ष जी से कि कम से कम 1 सप्ताह का सदन चलना चाहिए। देखिए, सत्ता पक्ष हमेशा प्रदेश के जनमानस के हित में काम कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है कि किस तरह से विकास के कार्य को हम अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम करें। पूरे प्रदेश के अंदर इस वक्त पुष्कर सिंह धामी जी लगातार विकास को गति देने का काम कर रहे हैं और विपक्ष केवल और केवल आरोप और प्रत्यारोप लगाने की बात करता है। कोई भी मुद्दे ऐसे नहीं है, वो घिसे पीटे उन मुद्दों को लाने का काम करते हैं जिनका अभी कोई औचित्य भी नहीं है, जिनकी कोई अभी तक जरूरत भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और क्या विषय जनता के होने चाहिए और जनता के हित में क्या हमें काम करने चाहिए, उस पर ज़्यादा उनको देखना चाहिए। रही बात महंगाई को लेकर के या अन्य और दूसरे मुद्दों को लेकर, तो जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां वो उन्होंने कितनी कम महंगाई को करा है, जरा ये भी वो बता दें। अपने भी उन राज्यों के बारे में जरा वो बताने का काम करें जो हमेशा आरोप लगाने का काम करते हैं। तो कांग्रेस के पास ना ही पहले कुछ काम करने के लिए जनता ने दिया और ना ही अब उनके पास कुछ काम करने के लिए। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत ही बेहतर काम इस प्रदेश का हो रहा है। तो कांग्रेस केवल और केवल झूठ और भ्रम की स्थिति पैदा करके जनता को भ्रमित करना चाहती है और केवल अवसर तलाशने का काम करती है हर बार राजनीति को लेकर के। तो मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति विपक्ष को नहीं करनी चाहिए, बल्कि सत्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सकारात्मकता के साथ में और पॉजिटिव वे में आकर के सरकार का साथ देना चाहिए। कुल मिलाकर राज्य में मानसून की भारी बारिश के बीच उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के तेवर से साफ है कि सदन की बेहद ही हंगामेदार शुरुआत होने जा रही है। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि क्या मानसून सत्र में जनहित से जुड़े कार्य हो पाएंगे? क्या विपक्ष सदन में सरकार की घेराबंदी तथ्यों के साथ कर पाएगा? क्या कांग्रेस को सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर एक बार फिर मंथन की जरूरत है? सवाल तो ये भी है, क्या धामी सरकार का ये सत्र सिर्फ खाना पूर्ति है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। यूपी में मानसूनी बारिश का कहर लगातार जारी है। खास तौर पर पूर्वांचल के जिलों में बाढ़ के चलते जो है वो कोहराम मचा हुआ है। गोंडा में घाघरा नदी उफान पर है, जिससे गांव और खेत में पानी भरा हुआ है। खेत खलिहान डूब चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे जिले के तरफगंज तहसील के गांव का बुरा हाल है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में घाघरा नदी के उफान पर होने की वजह से गांव वाले परेशान हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे जिले के तरफगंज तहसील के कई गांव में पानी भर गया। गांव वालों का कहना है कि उनके घरों और सड़कों पर पानी भर गया है। बीच नदी में हमारे जानवर बंधे हैं, वहीं दूध लेने जाते हैं, फिर दूध लेकर सुबह आते हैं। इसी नाव से। अच्छा, जिस तरीके से घाघरा नदी का जो जलस्तर बढ़ रहा है लगातार जी, खतरे के लाल निशान से ऊपर बह रही है, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? अब दिक्कतें तो बहुत हैं, लेकिन अब हम लोगों के सामने मजबूरी है, इसके अलावा और कोई साधन है नहीं हमारे पास। का घर कहाँ है? घर यही है साहब, ये बगल में दिख रहा है। तो डूब गया घर डूब गया सब। परिवार बच्चे सब तखत के ऊपर रहते हैं, जिसकी पटान थोड़ा ऊंचाई में है वो अपने उस पर रहता है। यहाँ पे आसपास कम से कम 20 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और आप नदी का तूफान देख रहे हैं। ये हमारे यहाँ कभी सड़क हुआ करती थी, जो ये जल स्तर है यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे पहले घर हुआ करते थे, सब कट गया, मकान चला गया, सारी ये है दिक्कतें यहाँ पे। अभी तो कोई मदद नहीं की गई है प्रशासन के द्वारा। गांव वालों का ये भी कहना है कि बाढ़ ने उनकी खेत की जमीनों को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे फसल का काफी नुकसान हुआ है। फसल सब धान वान लगा रहा, सब धान वान डूब गया, सब गन्ना अन्ना पताई रहे हुए डूब गए, खत्म हो चुकिया है। हाँ, वो घर में जो सामान गेहूँ गल्ला है वो तो डूबे है, नुकसान बहुत हो गया है। तो यहाँ कोई आप लोगों से मिलने के लिए आया प्रशासन? क्यों शासन वासन के लिए क्या आवत बाटे ही होते नहीं है। जिला प्रशासन का कहना है कि वे गांव वालों को राहत देने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। देखिए, बाढ़ की चपेट में विगत जो करीब 1 माह पहले बाढ़ आई थी, उसमें 19 ग्रामों को हम लोगों ने देखा था और उन सभी जगहों पे व्यवस्थापन थे। अब फिर 0.02 मीटर अबव डेंजर लेवल जो है वो घाघरा सरयू का जो स्तर है HFL वो देखा जा रहा है और हम सब लोग अलर्ट मोड में हैं। हमारी जो खास तौर पे जो एरियाज हैं जहां पर बहुत कटान की स्थिति बनती है,
वो आशंकित जहां संभावनाएं रहती हैं उन जगहों को विशेष रूप से उनकी पेट्रोलिंग की जा रही है। सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है और हमारी जो राहत किट डिस्ट्रीब्यूशन की टीम है उनको भी एक्टिवेट कर लिया है। गांव के लोगों का कहना है कि मानसून के मौसम में घाघरा नदी का उफान पर होना हर साल का मुद्दा है। उन्होंने सरकार से इस समस्या के समाधान के लिए एहतियाती कदम उठाने की अपील की है। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।